सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोशन एंड टाइम। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इनमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं और डायरेक्टली सवाल अपने थ्योरेटिकल बेस वाले भी आते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को। पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है कैसे डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, इमेजेज जो यहाँ पे यूज किए गए हैं, ग्राफ जो यूज किए गए हैं, वो आपके लिए आसान रहेंगी समझने में। ओके, शुरू करेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहले गति समझते हैं। टाइम आप सब जानते ही हैं, एक एक करके देखते हैं। गति क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। विस्थापन और दूरी में भी क्या अंतर होता है ये भी समझने को। एक कार है एग्जाम्पल से, वैसे तो बहुत आसान है सब, आप रियल लाइफ में इन सब एग्जाम्पल को देखते ही हैं। एक कार है, शुरुआत में t बराबर 0 सेकंड पे वो अपना बिंदु नंबर ए पे थी, बिंदु नंबर ए पे है वो। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, t बराबर 30 सेकंड जब आते हैं तब वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। यानी 30 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिंदु नंबर बी पर पहुंच जाती है। बिंदु ए से टाइम 0 था, डिस्टेंस 0 थी, और t बराबर 30 सेकंड तक वो 5 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बिंदु बी पर आ गई है। कौन? कार आ गई। ओके, अब ये कार जो है समय के साथ में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम जो 0 से था और आगे अगला 30 सेकंड, समय के साथ में उसकी जो दूरी है उसमें अंतर आया है, उसके पहले बिंदु से लेके अंतिम बिंदु के बीच में अंतर आया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि मोशन, गति। अगर समय के साथ में परिवर्तन आ रहा है उसकी विस्थापन में या दूरी में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ओके, कार के ए से बी बिंदु पर जाने पे क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है? कार ने एक निश्चित तय दूरी की, ये सब आप पता चल रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। समय बदला, 0 से 30 सेकंड का टाइम चेंज हो गया। अन्य स्थायी वस्तुएं जैसे पेड़, सड़क पीछे छूट जाते हैं। ये भी आप देखते होंगे जब कार में आप बैठ के जा रहे हो या ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, तो स्थायी वस्तु जो हैं वो रहेंगी तो स्थायी, आप आगे मूव कर गए तो वो आपको ऐसे लगेगा कि ये वस्तुएं पीछे छूटती चल जा रही हैं या पीछे की साइड में जा रही हैं। ओके, जैसे कि कोई पेड़ है तो वो पीछे छूट जाएगा, वो पेड़ स्थायी रहेगा। तो तीन चीजें यहाँ पे चेंज करती हुई दिख रही हैं आपको। एक तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है और टाइम चेंज, 0 तो डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं। ये हमको आभास हो रहा है कि ये पीछे जा रही हैं ये वस्तुएं, बाकी ये अपने अपने स्थायी हैं। ओके, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील होती है। आई बात समझ में? वैसे भी समझ में आ चुकी होगी, वैसे भी बहुत आसान है ये सब, अपनी रियल लाइफ में आप यूज करते हो। अगर कोई भी वस्तु है समय के साथ में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है, गति कर रही है। ओके, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एट टाइम पासेज, इट्स सेड टू बी इन रेस्ट। अगर वस्तु जो है उसकी पोजीशन, स्थिति जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो पहली वाली वस्तु पे, पहली वाले स्थान पर है, समय के साथ में वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो कैसे कहलाती है? रेस्ट में, यानी स्थायी। मतलब एक कार यहाँ पे ए पे खड़ी हुई है एंड समय बदल गया, समय 1 मिनट हो गया, समय 2 मिनट हो गया, समय 5 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, कार यहीं पे रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? कार ने समय के साथ में अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं किया, इसलिए कार कैसी हो गई? रेस्ट में, ये स्थायी है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? मोशन, यानी समय के साथ में उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है? गति। देखिए एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। कोई कार चल रही है तो वो मोशन में है, कोई झूला जो है वो घूम रहा है तो वो मोशन में है, प्लेनेट्स जो हैं, ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं तो वो सब क्या है? मोशन में है। ग्रह सूर्य है अपना, उसके चारों तरफ जो है वो सारे घूमते रहते हैं, तो वो सारे क्या है? मोशन में। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार कितने होते हैं। ओके, देखो गति नॉर्मली हो सकती है, एक सरल रेखीय होती है जो सीधी दिशा में जाए, बिल्कुल सीधी दिशा में, ना इधर मुड़ना है ना इधर मुड़ना है। एक होती है सरल रेखीय गति, एक होती है समतल में गति, मतलब 2D वाली गति, एक होती है 3D वाली गति। ओके, बट यहाँ पे हम समतलीय और 3D वाली गति को नहीं देखते हुए एक तो सरल रेखीय को देखते हैं, एक हम वृत्ताकार को देख रहे हैं, और एक अपना हार्मोनिक मोशन होता है अपना, जिसे आवर्त गति बोलते हैं। उन तीनों को देखते हैं। देखो सरल रेखीय गति, ठीक है, ये 1D होती है। जैसे कि एक कार है, इस जगह पे, ए जगह पे, यहाँ पे कोई कार है। अब ये कार जो है बिल्कुल सीधी जा रही है, इधर उधर मुड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधी जा रही है, तो ये कैसी हो गई? सरल रेखीय। बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है तो ये कैसी हो गई? सरल रेखीय गति। कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति करे उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ओके,
अस्सी का एक हिस्सा होता है, ये तो हो गया 1D का। ओके, अगर कोई वस्तु 2D में जा रही है तो वो समतलीय गति होती है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का कोई अपना एक खेत है, उसमें कार वाला गाड़ी को इस तरीके से घुमा रहा है, इस तरीके से, तो ये कौन सी हो गई? समतलीय गति, 2D वाली गति। ओके, और अगर कहीं पे भी यहाँ पे इस खेत में कोई चिड़िया है, तो चिड़िया पहले इधर जाती है, फिर उड़ जाती है, ऊपर की साइड में उड़ जाती है, तो वो कौन सी हो गई? 3D वाली गति हो गई। ओके, तो सरल रेखीय आपको क्लियर हुआ, एक सीधी रेखा में जो गति हो रही है वो सरल रेखीय। अब हम क्या है कि सरल रेखीय के यहाँ पे नियम पढ़ते हैं, न्यूटन के जो नियम होते हैं वो सरल रेखीय से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम देखते हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन, वृत्त के अनुसार जैसे घूमे। कोई एक वृत्त है, उस वृत्त के चारों ओर कोई घूमता रहे, जैसे कि आप कहीं किसी गार्डन में जाते हो तो वहां पे हो सकता है चारों तरफ वृत्ताकार एक वहां पे पथ बना होगा, तो आप उसके चारों तरफ पैदल पैदल घूमते रहते हो, तो वो होती है वृत्तीय गति। मतलब जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, चारों तरफ घूम घाम के वापस से उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, पॉइंट पे घूम घाम के फिर वापस वहीं आ जा रहे हो। कोई वस्तु वृत्ताकार चक्कर लगाए, एनी सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो वृत्तीय गति होती है। जैसे कि आप झूला झूलने जाते हो, तो झूले वाला जो होता है इस तरीके से आपको घुमा के पहले वाले बिंदु पे ले आता है, फिर घुमा के वो ले आता है। ओके, एक होती है आवृत्तिवती, यानी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का जो एग्जांपल होता है, आप जो जो घर पे जो झूला झूलते हैं, जिसमें एक तरीके से, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इस तरीके से वो झूला बंधा हुआ है। ओके, एंड ये जो झूला है वो इस साइड में जाएगा, फिर से वापस आएगा, इस साइड में जाएगा, फिर से वापस आएगा, तो ये होता है आवर्ती गति, यानी एक फिक्स टाइम के बाद में पुनः से वो पीरियोडिक होता रहता है, आवर्ती होता रहता है। एनी ऑब्जेक्ट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी जिसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वापस आती जाती है, वो इधर गई, इधर वापस आई, इधर चली गई, फिर वापस आ गई, ये होती है आवर्ती गति। देखते हैं एक एक करके अच्छे तरीके से देखते हैं एग्जाम्पल। सरल रेखीय गति का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है? जैसे कि कहीं पे स्वतंत्र रूप से कोई गिरती हुई वस्तु है तो वो सरल रेखीय है। जैसे कि मैं अपने यहाँ पेन को नीचे गिरा दूं तो ये सीधा सरल रेखा में जाएगा नीचे की साइड में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लग रहा है। सीधे रेखा में गति करती हुई कार, एक कार जा रही है, बिल्कुल सीधी कार जा रही है, सीधी इस तरीके से जा रही है, तो वो सीधी रेखा में गति करती हुई कार हो गई। ओके, सरल रेखीय। सीधे रास्ते पे दौड़ लगाना, अगर रास्ते पे अगर सीधे आप जा रहे हो दौड़ लगाते हो तो वो सरल रेखीय। एग्जाम्पल, जैसे कि ऊपर से नीचे कुछ गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, तो बिल्कुल सीधा सरल रेखीय। कार सीधी अगर जा रही है, तो अगर कोई मैन या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सीधा सीधा धक्का देता जा रहा है तो वो एग्जाम्पल हुआ। अगर कोई व्यक्ति सीधा जॉगिंग कर रहा है। एयरप्लेन जो है वो ऊपर जाने के बाद में समताप मंडल में सीधा चलता है, ठीक है। अब नीचे से जब ऊपर जाता है, टेक ऑफ करता है, तब वो एक जो है वो प्रॉपरली वो रेखीय नहीं होता है, सीधा 1D नहीं होता है, तब वो 3D में रेखीय होता है। ओके, तो एयरप्लेन जो होता है वो सीधी रेखा में ऊपर जाने पे सीधी रेखा में गति करता है। ओके, सर्कुलर मोशन के डेली लाइफ में यूज आप देख लीजिए। कोई बड़ा सा झूला, आप किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो इस तरीके के झूले होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। अपना साइकिल का पहिया होता है, जैसे आप कभी बचपन में खेले होंगे, तो वो भी बिल्कुल गोल गोल होता है, वो घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिट, अपना एटम जो होता है, परमाणु की संरचना में परमाणु के अंदर केंद्र में होता है उसका न्यूक्लियस या नाभिक, ठीक है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उस नाभिक के चारों तरफ क्लाउड्स में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो भी कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। मोशन इन सिटी सर्कुलर, अच्छा, इस तरीके के सर्कुलर फ्लाईओवर्स होते हैं सिटी के अंदर, तो वहाँ पे भी मोशन जो होती है सर्कुलर होती है। आपकी घड़ी में जो सुइयाँ हैं सेकंड्स की, मिनट की, वो भी सर्कुलर मोशन कर रही हैं। और अपना मैरीगो, बच्चों का जो झूला होता है, वो भी सर्कुलर मोशन होता है। आवर्ती गति के एग्जाम्पल देखते हैं। आवर्ती गति का एग्जाम्पल मैंने बताया कि कोई भी वस्तु अगर उसे पटकें तो फिर वापस से उसकी मेन पोजीशन पे आ जाए। जैसे पहले झूला वाला बताया, इस तरीके से वो पेंडुलम वाला जो एग्जाम्पल है, वो अगर आप किसी गेंद को ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो फिर से इस तरीके से ऊपर नीचे होती रहती है, आवर्त होता रहता है उसमें, ठीक है। रॉकिंग चेयर, यानी जो चेयर हिलती डुलती चेयर होती है वो रॉकिंग चेयर होती है। ये अपना वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है। उसके अलावा अर्थ जो है वो चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी के, वो भी आवर्ती गति है, वो सर्कुलर घूम रही है बट है आवर्ती गति। ओके, एग्जाम्पल में क्या है, झूलता हुआ बालक, वो भी पीरियोडिक मोशन होता है। हिलता हुआ पेड़ जो होता है वो नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। अच्छा, इन दोनों में यहाँ पे अंतर समझिए। एक झूलता हुआ बालक, झूलते हुए बालक को तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये जो एग्जाम्पल है इसमें मान लीजिए ये जो है बालक, गेंद की जगह बालक, तो वो इस तरीके से झूल रहा है।
ये इसका क्या है कि फिक्स टाइम पीरियड है जाने का, इस तरीके से पूरा करने का, इस एक एक डिस्टेंस पूरा करने का ये फिक्स टाइम पीरियड होता है। और होता है पेड़ का, अगर हम पेड़ का लें, पेड़ जो है वो हवा के कारण हिलता रहता है। अब लेकिन उसका फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, कभी तेज हिल जाता है, कभी स्लो हिलता रहता है, कभी तेज कभी स्लो ऐसा, और कभी जब अगर हवा नहीं चल रही है तो वो बंद भी हो जाता है। तो उसे नॉन पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, ठीक है, उसका समय अंतराल फिक्स नहीं होता है। अब ये पीरियोडिक मोशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखते हैं। ये जो हम आवर्ती मोशन पढ़ रहे हैं ये देखते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है दोलन और एक होता है कंपन। ऐसा खास अंतर है नहीं, ठीक है। कंपन में क्या होता है, जो दोलन की गति है वो तीव्र हो जाती है, फ्रीक्वेंसी तीव्र हो जाती है। दोलन, यही एग्जाम्पल, वस्तु अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ निश्चित तरीके से घूमती रहती है, वही एग्जाम्पल जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। ये वस्तु है, इसकी माध्य स्थिति यहाँ पे ये है, ये वाली माध्य स्थिति है, इसके चारों तरफ ये वस्तु धीरे धीरे यहाँ पे घूम रही है, अपनी माध्य स्थिति जो है मीन पोजीशन जहाँ से वो शुरुआत हो रही है उसके चारों तरफ वो घूमती रहती है, ये होता है दोलन, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मेन वस्तु है, इस जगह पे इसकी माध्य स्थिति है, पहले इधर जाएगी, फिर इधर आगे यहाँ पहुँच गई, उसके बाद में नीचे आना शुरू हुआ, फिर इधर इस साइड में जाएगी, ओके, इस तरीके से आएगी। इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जा सकता है, ओके। कंपन क्या होता है, अच्छा, ये पीरियोडिक मोशन के टाइप है, पहला हो गया दोलन, दूसरा होता है वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशन वाला या कंपन आवर्ती गति। इसमें क्या होता है, जो दोलन की गति है वो तीव्र हो जाती है, वस्तु माध्य स्थिति के सापेक्ष बहुत तेज गति से दोलन करती है। जैसे कि आप गिटार बजाएंगे तो गिटार की जो वहाँ पे तार को आप जो छेड़ते हैं तो वो तार बहुत तीव्र गति से वहाँ पे कंपन करती है, ठीक है। तो वस्तु माध्य स्थिति के सापेक्ष बहुत तेज गति से दोलन करती है। हाई फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीपल ऑसिलेशन इन शॉर्ट टाइम, बहुत तेज वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कम समय में कितनी बार वो कंपन कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में वो कितनी बार कंपन कर रहा है, ओके। एंड मल्टीपल ऑसिलेशन इन शॉर्ट टाइम, तो कम समय में बहुत अधिक दोलन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ड्रम होता है, गिटार होता है, ये एग्जांपल है। हम बोलते हैं ना, हम जब भी बोलते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहाँ से एयर निकल के आती है और अपने यहाँ पे गले में दो निकल के आते हैं, एक होता है लैरिंग्स और एक होता है वोकल कॉर्ड। तो लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड के माध्यम से कंपन होता है तीव्र गति से, ओके, और उसके द्वारा, हवा के द्वारा ये शब्द बाहर निकल के आते हैं, ओके। तो ये भी क्या है, कंपन के माध्यम से ही हमारा जो बोलना और आपका सुनना होता है वो सुनना और बोलना हो पाता है, ये कंपन के माध्यम से ही हो पाता है, ओके। तो इसमें अपने डेली लाइफ में यूज है, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। पीरियोडिक मोशन के टाइप जो बताए मैंने आपको, दोलन आवर्ती गति एंड वाइब्रेशन मोशन, यानी कंपन वाला, दोलन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ओके। और इससे पहले मैंने आपको सरल रेखीय बताया, वृत्ताकार बताया एंड आवर्ती गति बताया, ओके। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सूर्य आवर्ती गति के, जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल होते हैं। देखो, आवर्ती गति के जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके थ्रू ही हमारा आज के समय पे जो समय है वो बना हुआ है। एक्चुअली में समय का जो कॉन्सेप्ट भी आया है, वैसे तो समय पुराने समय से चला आ ही रहा है, समय को तो कोई रोक नहीं सकता, बट इंसान ने जो घंटे बनाए, मिनट बनाए, सेकंड बनाए, वो सब इस आवर्ती गति का ही नियम को यूज करते हुए बनाए, ओके। जैसे कि सूर्य सुबह उगता है, शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है, अगले दिन फिर से पूरब में उगता है, अगले दिन शाम को वो पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो ये अपना पीरियोडिक चल रहा है, ठीक है। इसका फिक्स टाइम पीरियड है कि ये जो है 24 घंटे में उगेगा, 24 घंटे में अस्त हो जाएगा, इस तरीके से पूरा इसका पीरियड चलता रहता है। तो डे के टाइम पर किसी भी वस्तु पर कैसी छाया पड़ रही है उसकी, तो उसके हिसाब से समय का अनुमान लगाया जाता था। पुराने समय पे लोग बिना घड़ी के समय बता देते थे, बिना घड़ी के, क्योंकि अब ये जो आप क्वार्ट्ज घड़ी और ये अपना एटॉमिक घड़ी आजकल देखते हैं, ये तो अभी क्या है, डिजिटल घड़ी। तो बाकी पहले समय पे, पुराने समय पे जो थे लोग बिना घड़ी के टाइम बता देते थे। उसमें किस चीज़ का यूज करते थे, सूर्य एवं परछाई का, कोई भी वस्तु पर कितने समय कितनी लंबाई की परछाई पड़ रही है और किस दिशा में परछाई पड़ रही है, इसका यूज करते हुए पुराने समय पे घड़ियां बजाई जाती थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जंतर मंतर भी जो था वो टाइम ज्ञात करने के लिए बनाया गया था, वो भी सूर्य की कितनी परछाइयाँ पड़ रही है उसके आधार पर समय ज्ञात किया जाता था, ओके, देख लीजिए। बाकी अगर आप देखें तो जो अपना चंद्रमा होता है वो हर 14 या 15 दिन में एक बार पूर्णिमा आती है, फिर अमावस आता है, फिर से अगले 15 दिन बाद या 14 दिन बाद, नॉर्मली 14 दिन का टाइम होता है, ठीक है।
अगले 14 दिन बाद फिर से वो अपना अमावस आ जाती है, फिर उसके अगले 14 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है। ओके, तो वो भी टाइम पीरियड चलता रहता है, आवर्ती गति होती है। तो उसके आधार पे हमने किसका जनरेशन कर लिया, एक मंथ का जनरेशन कर लिया, एक महीना बना लिया था। ओके, सूर्य आवर्ती रूप में रोजाना प्रकाश फैलाता है, बिना घड़ी के भी आप समय का अनुमान लगा सकते हैं। देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये सूर्य भगवान है अपने, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखिए, देखो सुबह के टाइम पे जो सूर्य की आप जो परछाइयां देखते होंगे वो काफी लंबी होती होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो दूसरी साइड से दूर से आता हुआ दिखता है, और किसी भी वस्तु पे जो परछाई पड़ती है वो काफी लंबी पड़ती है। दोपहर में 12 बजे जो सूर्य की परछाई होती है वो मिनिमम होती है, नाम मात्र होती है। ओके, ठीक है। अगर अपने यहाँ पे कर्क रेखा पर अगर सूर्य सीधी स्थिति में है तब तो वो जीरो भी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो कम समय होता है, बाकी धीरे नीचे चला जाता है सूर्य, तो थोड़ी बहुत परछाई भी होती है 12 बजे के आसपास में। तो मिनिमम परछाई जो होती है दोपहर में होती है, बस उसके बाद में जैसे जैसे शाम होता जाता है तो परछाई जो है वो बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ सूर्य उदय हो रहा है तो इस साइड में, अस्त हो रहा है तो इस साइड में परछाई आएगी। ओके, तो उदय के टाइम पे जो होती है वो परछाई अधिक होती है, लंबी दूरी की होती है, और अस्त के टाइम पे जो होती है परछाई वो भी लंबी दूरी की होती है। और अगर सूर्य ऊपर है तो उस समय जो परछाई होगी वो कम होगी। उसी के आधार पे टाइम याद किया जाता था। जैसे कि ये जंतर मंतर वाला जो सिस्टम है अपना, यहाँ पे भी वही सूर्य की परछाई का यूज किया जाता था। अच्छा, ये अपना सनडायल घड़ी है, ठीक है, सूर्य घड़ी है, सनडायल घड़ी है। इसके थ्रू भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ बताया हुआ है। जैसे कि ये घड़ी है, इसमें यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है इस तरीके से, 12 1 2 3 इस तरीके से, और ये इस तरीके से एक बीच में यहाँ पे सनडायल लगा हुआ। ओके, तो जैसे जैसे परछाई पड़ेगी उस हिसाब से ये परछाई का दिशा इसकी चेंज होती जाएगी। इधर की साइड में जाने पे इस तरीके से ये परछाई चेंज होती जाएगी, और उसके अनुसार से हम क्या क्या निकाल लेंगे, समय का अनुमान कर लेंगे। तो ये सनडायल जो होती थी पुराने समय पे समय ज्ञात करने के लिए की जाती थी। ओके, समय की अवधारणा इन्हीं आवर्ती घटनाओं से मानी जाती है। ओके, पोजीशन ऑफ द सन एंड लेंथ ऑफ द शैडो, ये डिपेंड करता है अपने आप में क्या निर्धारित करने के लिए, समय निर्धारित करने के लिए सूर्य की स्थिति क्या है और सूर्य की छाया कितनी लंबी है, ये जो है समय निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है। ये अपना एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ। अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन या आवर्ती गति का इस तरीके से जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है, फिर इधर जाके फिर से वापस आ गया। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लॉक यूजेज पीरियोडिक मोशन, आजकल की जो घड़ियां भी होती हैं पीरियोडिक मोशन यूज करती हैं, पेंडुलम वाली घड़ियां इस तरीके की, उनमें भी इस तरीके से पेंडुलम जो है वो घूमता रहता है और उसके हिसाब से वहाँ पे समय निर्धारित किया जाता है। ओके, एक सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, देखो वन ऑसिलेशन, एक दोलन का मतलब क्या होता है, एक दोलन, ठीक है। एक दोलन का मतलब क्या हुआ, एक दोलन का मतलब हुआ यहाँ से, जैसे कि मेन वस्तु इस जगह पे है यहाँ पे, ओके, इस जगह पे ये वस्तु है, इसने शुरुआत की इधर जाने की, एक चौथाई हो गया, और यहाँ से वापस आया एक चौथाई, और यहाँ गया और यहाँ वापस आया, तब होता है एक दोलन। इसमें 4 हिस्से हो गए, एक चौथाई इधर वाला, एक चौथाई वापस आने का, एक चौथाई इधर जाने का, और एक चौथाई फिर से वापस आने का, तब जाके पूरा एक दोलन हो जाता है। एक दोलन का मतलब क्या होता है, बॉब। बॉब क्या है, अच्छा ये बॉब क्या होता है, बॉब का मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसे बॉब बोला जाता है। ओके, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे पकड़ने के लिए जो यूज की गई है रस्सी, ठीक है, इसका नाम दिया जाता है थ्रेड। ओके, तो ये याद करने की कोशिश कर लेना बॉब क्या होता है। ओके, बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ, मीन पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं ये वाली ओ है, मीन पोजीशन इसकी ओ है, मीन पोजीशन मूव टू द वन एक्सट्रीम ए, ये एक्सट्रीम ए है, एंड अगेन टू अनदर एक्सट्रीम, यहाँ तक गया, उसके बाद में फिर अगला दूसरा एक्सट्रीम क्या है, ए डैश। ओके, वहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और फ्रॉम ए। तो ये जो होता है वो अपना वन ऑसिलेशन होता है, एक दोलन होता है, ठीक है। जाना वापस आना, जाना और वापस आना, ये सब क्या हो जाता है, एक दोलन, ठीक है। मेन पोजीशन तक पहुंचने में वापस ये क्या हो जाता है, ऑसिलेशन हो जाता है। ओके, एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे बोला जाता है पीरियड, ठीक है। यहाँ से गया वापस आया, गया वापस आया, इसे पूरा करने में जो समय लगा वो अपना क्या कहलाता है, आवर्त या पीरियड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरीके से जा रहा है, ओके, इस तरीके से गया, इधर गया एंड यहाँ पे वापस आया, तो पूरा एक दोलन करने में जो समय लग रहा है उसे क्या बोला जाता है, आवर्त या पीरियड। ओके, ये आप याद कर लेना। एक तो 2 शब्द हो गए, आवर्त क्या हुआ और दोलन यानी ऑसिलेशन क्या हुआ। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, मैंने एनिमेशन के थ्रू अच्छे तरीके से समझा दिया है। PDF आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे और समझ लेंगे। ओके,
यहाँ पे एक एग्जांपल है। गति के प्रकार में अलग प्रकार से, दूसरे प्रकार से देखते हैं। ठीक है, वो तो हमने देख लिए, सीधी रेखा में जाने वाला, उसके अलावा वृत्तीय गति वाला देख लिया, और अपना आवर्ती गति देख लिया। अब देखते हैं कि गति, एक समान गति और असमान गति कैसे होती है। ओके, एक समान गति का मतलब होगा फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स दूरी तय करना। यानी एक बाइक पे आप जा रहे हो, आपने उसका एसीलेटर फिक्स पकड़ा हुआ है, गति उसकी समान है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो एसीलेटर को। तो मान लिया 5 सेकंड में वो 10 मीटर दूरी का तय कर रही है, तो अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर दूरी तय करेगी। इस तरीके से अगले 5 सेकंड के लिए भी 10 मीटर दूरी तय करेगी। अब उसी बाइक को आप हाईवे से छोड़ के अब आप किसी सिटी के अंदर आ जाते हैं। अब सिटी में तो कहीं ना कहीं रेड लाइट भी होंगी, कहीं ना कहीं वहाँ पे जाम भी लगा हुआ होगा, तो बार बार में आपको बाइक की स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जब आप गति को समान रख के चलते हैं तो वो एक समान गति होती है, यानी एक समय, निश्चित समय अंतराल में निश्चित तय दूरी की जा रही है। ओके, निश्चित दूरी तय की जा रही है, तो वो हो गई एक समान गति। और जब आप उसमें चेंज लेके आ जाते हैं, यानी निश्चित समय अंतराल में जो दूरी है वो चेंज होती रहती है, वो असमान गति हो जाती है। जैसे कि आप सिटी में गाड़ी चलाते हैं और नॉर्मली जब हाईवे पे चला रहे हैं तो आप 80 पे चला रहे हैं, तो फिक्स 80 पे ही चलती रहेगी काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन जैसे ही सिटी में आ जाएंगे तो कहीं 20 करनी पड़ेगी, कहीं 30 करनी पड़ेगी, तो वो इस तरीके से होती है, एक समान गति और असमान गति। ओके, तो एक समान समय में एक समान तय दूरी, और असमान गति का मतलब हुआ एक तय समय में असमान तय दूरी। ठीक है, या वाटरफॉल पानी गिर रहा है तो वो फिक्स एक स्पीड से गिरता रहेगा। जहाज जो होता है जब टेक ऑफ करता है तब उसकी स्पीड अलग होती है, वहाँ ऊपर जाने पे स्पीड अलग होती है, नीचे आने पे उसकी स्पीड अलग होती है, तो ये असमान हो गया। ओके, अगर गेंद रोल कर रही है इस तरीके से तो एक्चुअली में इसकी स्पीड जो है वो तेज होती जाएगी ऊपर से नीचे, तो ये असमान गति का हो जाएगा। ओके, एंड आप घूम रहे हो, आप कहीं जॉगिंग कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द केस में आप समान गति से चलते हो, बट हो सकता है कभी तेज दौड़ लिया, कभी कम दौड़ लिया। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाकी इन एग्जाम्पल को छोड़िए, आप सीधा सीधा समझिए कि एक समान समय में अगर जो तय दूरी है वो समान है, और तो वो हो गई समान गति, और असमान गति आप एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे। ओके, अपना जो समान गति होती है उसमें स्पीड का मापन किया जाता है। ठीक है, स्पीड फिक्स रहती है तो स्पीड का मापन कर लिया जाता है। असमान गति में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, औसत गति, क्योंकि इस गति जो है वो बार बार चेंज हो रही है, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, औसत गति निकालते हैं। ओके, अब एक प्रकार से और देखते हैं गति को। कभी कभी आपने सुना वो धीमा और तेज, वैसे तो आसान तरीके से समझ सकते हैं। कछुआ जो है वो धीमा चलता है, रॉकेट वो तेज चलता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल से देखें कि एक गाड़ी वाला है, यहाँ पे बाइक वाला है और एक बस वाला है। ये बाइक वाला 5 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर। और इधर की साइड में अगर देखें तो ये बस वाला है, ये 15 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 5/15 किलोमीटर, यानी 1/3 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर का तीसरा हिस्सा दूरी तय कर रहा है। तो बस क्या है, स्लो है किसकी तुलना में, अपनी बाइक की तुलना में। बाइक वाला 5 मिनट में 5 किलोमीटर पहुंच जाता है, जबकि बस वाले को 5 किलोमीटर तय करने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं, तो 15 मिनट यानी बहुत टाइम लगा रहा है। तो बस वाला क्या हुआ, स्लो इसकी तुलना में। बाकी कछुआ आप जानते ही हैं, बिल्कुल स्लो चलता है। ये जो है इसका बहुत रेट ऑफ मोशन कम होता है। ओके, बट इज द रेट ऑफ मोशन कॉल्ड, इसे स्पीड कहा जाता है, रेट ऑफ मोशन। ठीक है, परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर जो है वो अपना स्पीड कहलाता है, चाल। ठीक है, स्पीड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी दूरी तय की गई है उसमें समय का भाग दे दो, वो क्या निकल के आ जाएगी, चाल। ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर, एंड समय का होता है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड, और इसे आप चेंज करेंगे तो मीटर सेकंड माइनस बोल सकते हैं। ओके, ऊपर से नीचे आ जाएगा तो सेकंड माइनस से बोल सकते हैं। ओके, एंड चाल क्या होता है, वह दर जिस पर वस्तु गतिशील है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट। वही सेम जो चीज मैंने यहाँ पे बताई, चाल क्या होगा, जिस पर वस्तु गतिशील है वह दर क्या है, वो चाल होती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, धीमा और तेज का मतलब क्या हुआ और चाल क्या हुई, ये आपको समझ में आ गई। ओके, अच्छा, गाड़ी का मीटर आप देखते होंगे, तो गाड़ी के मीटर में 2-3 तरीके के मीटर होते हैं। ओके, उनका क्या मतलब होता है, एग्जाम में इनमें से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके रखना। ओके, 3 मीटर होते हैं नॉर्मली, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर, और एक होता है टैकोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर दूरी मापने का यंत्र है। गाड़ी में जो कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अब तक, शुरुआत से लेके अब तक, तो बीच में यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो इतना 4,51,517 किलोमीटर चल चुकी है, इस तरीके से होता है। तो इसे नापने के लिए इसका यूनिट क्या हुआ, किलोमीटर हुआ। ओके,
स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर उस गाड़ी की पर्टिकुलर उस समय पे क्या स्पीड है ये बताता है। तो गाड़ी की गति बताने का जो यंत्र है उसे स्पीडोमीटर बोला जाता है। इसका जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर होता है। और एक होता है टेकोमीटर। ठीक है, टेकोमीटर क्या होता है? मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द इंजन, कि जो इंजन का शाफ्ट है वो कितना तेज गति से घूम रहा है, यानी आरपीएम, रेट पर मिनट, कितने रेट शाफ्ट घूम जाता है 1 मिनट के अंदर। तो ये आरपीएम इसकी क्या है? यूनिट है। ओके, एक समान गति और असमान गति मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, एक समान गति में चाल स्पीड एक समान होती है। ओके, उसमें निकालते हैं हम चाल और स्पीड निकालते हैं। और असमान गति में हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड, यानी चेंज होती रहती है तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ से देखते हैं, एक बच्चा है पोजीशन ए से दूसरी पोजीशन बी, स्कूल जहाँ उसे जाना है। जब वो जा रहा है तब वो 30 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी गति अलग रही। और उधर से जब आ रहा है घर छुट्टी होने के बाद में, तब वो 30 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चाल है दोनों में ही स्पीड जो है वो अलग अलग है। और पूरे का ओवरऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड। तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन ये दोनों ले लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 30 जाने की और 30 जो है वो उसके वापस आने की, 30 इधर से जाने की 30 वापस आने की, कुल मिला के 60 मीटर हुआ। और टोटल समय कितना हुआ? 20 सेकंड इधर का, 10 सेकंड उधर का, तो कुल मिला के 30 सेकंड हुआ। तो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। अगर एक साइड का स्पीड बोले कि भाई जाने के टाइम पे उसकी क्या थी, गति क्या थी, उस समय वो एक समान से जा रहा है, तो उस समय हमें 30 में 20 का भाग दे देंगे, तब निकल के आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड इधर से जाने का, एक साइड से घर से स्कूल जाने का। अब स्कूल से वापस आने का 30 में हम 10 का भाग दे देंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति निकल के आ जाएगी। बट अब ओवरऑल निकालना हो कि जाने और आने में उसकी औसत गति क्या है, तो कुल दूरी जोड़ लेंगे 30-30 60 और कुल समय जोड़ लेंगे 10 और 20 30, तो 2 मीटर पर सेकंड का उसका एवरेज चाल रही। ओके, एवरेज यानी औसत चाल रही। ओके, गति का मापन अलग अलग परिस्थितियों में कैसे करते हैं? देखो, एक समान गति में तो दूरी अपॉन समय लगा लेते हैं हम सीधा सीधा। अगर एक समान गति है तो दूरी अपॉन समय, औसत चाल है तो कुल तय दूरी बटे कुल समय। ठीक है, और तत्काल चाल जो होती है इंस्टेंटेनियस, ये उसी पॉइंट पे, जैसे कि सेकंड समय आप बोल दिया जाएगा कि भाई सेकंड नंबर 5 में पे उस बाइक की गति क्या थी, इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर समय पे उसकी गति क्या थी। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये अपना कोई कार है। ओके, ये कार है, ये टाइम है, नीचे की साइड में मैंने टाइम का ग्राफ है यहाँ पे, और ऊपर की साइड में स्पीड है, इस तरीके से। अब कार ने यहाँ से चलना शुरू किया, शुरुआत में उसकी स्पीड 0 रही होगी, टाइम भी 0 रहा होगा और उसकी स्पीड भी 0 रही होगी। ओके, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, गाड़ी ने अचानक से तीव्र गति से यहाँ पे स्पीड पकड़ ली। ठीक है, इस तरीके से तेज गति से वो चलता जा रहा है। ओके, एंड उसके बाद में थोड़ा सा इस तरीके से हुआ, स्पीड कम नहीं किए, समय के हिसाब से तुलनात्मक रूप से वहाँ एक्सेलरेशन कम कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे वो थोड़ा सा समान जैसा हो जाता है, एक समान सा स्पीड जो है वो एक समान सी हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में वो ब्रेक लगा देता है, स्पीड डाउन आ जाती है, 0 पे आ जाती है। फिर उसके बाद में फिर उसे बढ़ाता है, इस तरीके से चलता है, फिर ब्रेक लगाता है, तो ये आ जाती है। तो इस तरीके की हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। तो एवरेज एक तरीके से एग्जाम्पल होता है कि इस ग्राफ का एवरेज बना दीजिए। इंस्टेंटेनियस क्या होती है? त्वरित, मतलब उसी बिंदु पे क्या होता है तत्काल, कि सेकंड 5 नंबर की सेकंड पे आप बताइए कि उस गति क्या थी उस गाड़ी की, तो इसे बोला जाता है तत्काल घात चाल। ओके, ये कार है, इसके अलग अलग हैं, एक समान गति भी है, औसत चाल भी निकाल सकते हैं और तत्काल चाल भी निकाला जाता है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्पीड और 2 शब्द हैं, स्पीड और वेलोसिटी, ये मैं आपको पहले भी बताया, शायद मिस्टेक हुई होगी मुझसे थोड़ा बहुत। स्पीड को हिंदी में बोला जाता है गति और वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है वेग। ओके, तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? वेग जैसे बोलते हैं और स्पीड यानी गति बोलते हैं, तो क्या अंतर है? देखो, सीधा अंतर यही है, एक राशि है अदिश और एक राशि है सदिश, बस इसके अलावा कोई खास अंतर नहीं है। स्पीड यानी गति जो है वो अदिश राशि है, वेलोसिटी यानी वेग जो है वो सदिश राशि है। ओके, तो देख लीजिए, मतलब सदिश का मतलब जिसमें दिशा शामिल होती होगी। स्पीड अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डिस्टेंस कितनी कवर की गई है 1 मिनट के अंदर या 1 यूनिट टाइम के अंदर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, और डिस्टेंस यानी दूरी अपने आप में कैसी है? अदिश राशि है। अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में
क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। ओके, तो वही सेम बात, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो डिपेंड कर रहा है वो डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस यानी दूरी, और इधर की साइड में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर आपको बोला जाए कि वेलोसिटी निकाल के दीजिए तो वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर बोला जाए स्पीड निकाल के दीजिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से वहाँ पे अपना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपना स्पीड होगा। ओके ओके, दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन में अंतर देख लीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल बोलने को छोटा सा शब्द है, बट ध्यान रखना है आपको, दूरी और विस्थापन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले आपको ध्यान रखना है। दूरी का मतलब होता है कि आपने किसी रास्ते पे जो पूरी लंबाई तय की है वो दूरी, और विस्थापन का मतलब होता है कि पहला बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की डायरेक्ट लंबाई क्या है। एग्जाम्पल से यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि एक व्यक्ति है ए, इस तरीके से ए व्यक्ति है, यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे घूमता घामता, इस तरीके से घूमता घामता वो यहाँ आ जाता है, इस जगह पे बी बिंदु पे आ जाता है। ओके, आप देखो दूरी उसने क्या तय की, ये निकलेगा इस रास्ते के थ्रू, ये पूरा रास्ता ऐसे घूम के आया, इस रास्ते की लंबाई जो है वो उसकी क्या हो जाती है, दूरी, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती है। और अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन नापने का सीधा तरीका है ए से बी तक वो कितना यहाँ पर लंबाई है, बस इतना सीधा, क्योंकि दिशा शामिल है उसके अंदर। विस्थापन के अंदर क्या है, दिशा शामिल है। ओके, इसमें दिशा शामिल है और दूरी में दिशा शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर ये वाला व्यक्ति यहाँ की बजाय, इस जगह की बजाय, वो यहाँ से चलता हुआ और इस जगह से चलता हुआ वापस ए पर आ जाता, यहाँ पे आ जाता, ठीक है, चलता हुआ सीधा ए पर आ जाता, तो दूरी क्या तय की उसने, दूरी तो ये ऊपर चलता हुआ इस तरीके से ये रास्ता और ये यहाँ तक की दूरी जो है उसने तय कर ली। लेकिन विस्थापन क्या हुआ उसका, विस्थापन हुआ जीरो, क्योंकि जहाँ से गया था उसी जगह पे आ गया। पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या रही, जीरो, तो विस्थापन क्या हुआ, जीरो। उसमें दिशा शामिल होती है विस्थापन के अंदर। ठीक है, ये आसान है, बट शब्दों का उपयोग करने से पहले ये समझ ध्यान रखना। ओके, ये एग्जांपल यहाँ पे समझाया हुआ है, ए और बी वाला एग्जांपल, ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये इस तरीके से जो चल के रास्ते पे आ रहा है इसकी लंबाई जो है वो डिस्टेंस है। विस्थापन ये है और डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस यानी दूरी और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ओके, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई जो होती है वो दूरी होती है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, दूरी हमेशा सकारात्मक होती है, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा सकारात्मक होगी, निश्चित सी बात है, हमेशा सकारात्मक ही होगी। ओके, वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी जो है वो अपना विस्थापन कहलाता है। ये सदिश राशि है, इसमें दिशा शामिल होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। हो सकता है 5 किलोमीटर हो सकता है जीरो हो सकता है नेगेटिव में 5 किलोमीटर बोल के गया हो, उत्तर जा रहा हूँ, वापस आके फिर से वो दक्षिण दिशा में चला गया, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगी पहले बिंदु से अंतिम बिंदु की। ठीक है, दिशा शामिल है उसमें, अगर वो उत्तर की साइड में जाके वापस से नेगेटिव चला जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये अपना विस्थापन हुआ और ये दूरी हुई। अच्छा, दूरी में परिवर्तन की दर जो होती है उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है, या गति, और जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेग। और ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि है, दूरी अदिश है तो अपना गति भी अदिश राशि है। ओके, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था पर वापस आ रही है तो उसका विस्थापन क्या होता है, जीरो, लेकिन सकारात्मक दूरी तय करती है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ अपना पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से घूमता घूमता यहाँ पे वापस से आ गया। ओके, अब यहाँ पे वापस आ गया तो पृथ्वी के द्वारा विस्थापन कितना रहा, जीरो, लेकिन इसने दूरी जो तय की है, ये पूरा यहाँ चारों तरफ जो पर्दी का चक्र लगाया हुआ है पूरा, तो वो दूरी तय की हुई है। जैसे कि ये बच्चा, यहाँ का अब दूरी और आपको गति और विस्थापन निकाल के देने हैं आपको। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो, इसने दूरी कितनी तय की, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो दूरी जो है वो टोटल जो रास्ते में लंबाई है वो हो गई 30 + 30, ये क्या हो गई उसकी दूरी। अगर विस्थापन की अगर हम बात करें तो पहले बिंदु से यहाँ जाने के बाद में फिर यहाँ आ गया, तो जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे वापस आ गया, तो उसका जो विस्थापन होगा फाइनल बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, जीरो।
तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ओके, तो विस्थापन जो रहा उसका 0 हो गया और उसकी दूरी क्या हो गई, 60 मीटर हो गई। अगर हमें गति निकालनी होगी तो गति का मतलब होता है कि दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 60, और समय कितना लगा रहा है, 20 और 10 30 सेकंड लगा रहा है, तो उसकी गति 2 मीटर पर सेकंड हुई। ओके, अगर हमें उसका वेग निकालना है तो वेग में हम पहले विस्थापन रखेंगे, और विस्थापन क्या है हमारा, 0। 0 के नीचे हम 30 सेकंड रखें चाहे कुछ भी रखें तो अपना वेग क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहला बिंदु जहां से शुरू किया वहां पे ही वापस पहुंच गया। पहले और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी वहां पे 0 है, तो उसका विस्थापन क्या रहा, 0 रहा, तो वेग भी क्या रहेगा उसका, 0 रहेगा। अब एक बिंदु आता है त्वरण, एसिलरेशन। आसान शब्द है, आप कभी भी बाइक वगैरह चलाते हैं तो आप जो हैंडल के पास में पकड़ते हैं उसे बोलते हैं एसिलेटर बोलते हैं उसे, ठीक है। एसिलेटर पर आपका हाथ रखा होता है। ओके, एसिलेटर होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर, वेग बोल लीजिए या ऐसे आप बोलना चाहें तो गति बोल लीजिए, क्योंकि अब मैं दिशा को इस समय शामिल नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसे अदिश राशि के रूप में मान के चल रहा हूं। बाकी जो एसिलेटर होता है वो सदिश राशि होता है, क्योंकि उसमें दिशा शामिल करना जरूरी होता है। त्वरण जो है वो सदिश राशि है, तो मैं इसे वेग के हिसाब से चलते हैं, अदिश नहीं, वेग के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो जो आपके हाथ में एसिलेटर होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है स्पीड को या वेलोसिटी को बढ़ाना, उसका काम होता है, ठीक है। आप पहले चला रहे हैं गाड़ी, शुरुआत करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर बाद में देखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद देखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद और देखेंगे तो 40 किलोमीटर तक पहुंचा लोगे। ऐसे करते करते आप 80 तक पहुंचा लेते हो, 80 से ऊपर आप ज़्यादा चलाते नहीं हो, 80 से नीचे फिर लेके आते हो। तो वो हाथ में जो होता है वो स्पीड को चेंज करना होता है या वेलोसिटी को चेंज करना होता है। ओके, स्पीड और वेलोसिटी आप मान सकते हैं एक ही चीज़ है, बट उनमें किस चीज़ का अंतर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिशा का अंतर आ रहा है। ओके, तो वो चेंज किसको कर रहा है, स्पीड या वेलोसिटी को कर रहा है। ओके, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी क्या हो गया, त्वरण हो गया। त्वरण की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। मतलब आपने गाड़ी शुरुआत की जब 0 पे थी, 10 सेकंड बाद में आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 सेकंड बाद में। तो अंतिम वेग क्या हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर। प्रारंभिक वेग क्या हुआ, 0 वाला। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाया बटे समय भाग दिया, तो कुल मिला के उसका त्वरण निकल के आ जाता है। त्वरण का मतलब क्या हुआ, वेग बटे समय, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ओके, इसका एसआई यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड जो होता है, वो जो होता है वो वेग का होता है, और सेकंड होता है वो समय का है। मतलब यहाँ पे मीटर पर सेकंड जो हुआ वेग का हुआ और समय का हुआ सेकंड, तो नीचे कर देंगे मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके आ जाएंगे तो मीटर सेकंड सेकंड माइनस 2। ओके, इस तरीके से यहाँ पे अपना हो जाएगा ये आपका एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट जो हुआ उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से इस यहाँ त्वरण का जो हो गया। ओके, और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि एक लड़का है, वो 0 से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, अपनी बाइक में पेडल देना शुरू करता है, ठीक है, और कुछ समय बाद में वो जो वेलोसिटी वेग प्राप्त कर लेता है 6 मीटर पर सेकंड का। ओके, कुछ समय बाद में उसका वेग जो हो जाता है वो 6 मीटर पर सेकंड का हो जाता है। यहाँ से शुरू किया उसका 0 से, 30 सेकंड बाद में उसने वेग प्राप्त कर लिया अपना 6 मीटर पर सेकंड का। उसके बाद में वो ब्रेक लगाता है, ठीक है, और ब्रेक लगाने के अगले 5 सेकंड बाद में फिर उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड की। तो उसमें आपको कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेज, दोनों केसेज में, क्योंकि जहाँ से शुरू किया और यहाँ तक का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और यहाँ ब्रेक लगाया उसके बाद का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग 6, प्रारंभिक वेग 0 है, बटे समय कितना सेकंड लगा रहा है, 30 सेकंड लगा रहा है, तो 6 बटे 30 सेकंड का भाग कर देंगे तो आप ये एक्सेलरेशन निकाल के आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में अंतिम वेग क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड का, प्रारंभिक वेग क्या है 6 मीटर पर सेकंड का, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2/5 सेकंड उसे लगा, तो कुल मिला के एक्सेलरेशन जो होगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया त्वरण। ओके, त्वरण के प्रकार कैसे हो सकते हैं, एक तो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या आसान सा ही है, जैसे स्पीड जो है आप हाईवे पे चल रहे हो तो एक बार तो कभी स्पीड आप बिल्कुल कंटिन्यूस रख लेते हो, फिर आपको लगता है कि भाई अभी हाईवे बिल्कुल खाली है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, तो आप एक्सेलरेशन को धीरे धीरे खींचते जाते हो, ठीक है, तो एक समान गति से आप उसे खींचते जाते हो, तो त्वरण जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है एक समान गति से। और अपने यहाँ पे रोड वगैरह या अपना जाम जहाँ पे होता है, अपना शहर जहाँ होता है, वहाँ पे आपको बार बार में कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, इस तरीके से करना होता है। तो ये अपना यूनिफॉर्म होता है, एक समान गति से आप अपना वेग को बढ़ाते जा रहे हो,
और असमान गति से आप चेंज करते जा रहे हो वेग को, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब बात कर रहे हैं सदिश राशियां कौन कौन सी हमने देख ली, विस्थापन, वेग और त्वरण, ये तीनों हमने सदिश राशियां देखी। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, वेग को हमने क्या बोला, वेलोसिटी, और त्वरण को क्या बोला हमने, एक्सेलरेशन। अगर इनके सापेक्ष में ही अगर हम अदिश राशियों को देखें तो विस्थापन की अदिश राशि क्या बताई थी, दूरी। दूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, एंड वेग की अदिश राशि क्या थी, अपना स्पीड। ठीक है, स्पीड को हम क्या बोलते रहे, गति बोल रहे थे। ओके, एंड उसके अलावा एक्सीलरेशन की कोई अदिश राशि नहीं है, एक्सीलरेशन अपने आप में जो है वो सदिश राशि है। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं इन गति का जो है वो ग्राफीय निरूपण देख लेते हैं। जो हम मोशन देख रहे हैं उसका एक ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देख लें। पहले तो ग्राफ समझते हैं, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का मतलब होता है जो आंकड़े होते हैं ना, बहुत सारा डाटा होता है ना, उसे आसान भाषा में, उसे आसान तरीके से चित्र के रूप में पेश कर देना होता है ग्राफ। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ बताया हुआ है कि कितनी पारियां खेली हुई हैं किसी खिलाड़ी ने, और यहाँ पे मैंने खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है। तो आप इस ग्राफ को देखते ही, दूर से ही देखते आप पहचान जाओगे कि सबसे ज्यादा पारी किसने खेली है, हाँ सचिन तेंदुलकर ने खेली है, क्योंकि उसकी लाइन सबसे ऊंची दिख रही है आपको। ठीक है, उसके बाद में रिकी पॉन्टिंग की लाइन दिख रही है, उसके बाद में अपना जैक कॉलिस की, उसके बाद में कुमार संकारा, उसके बाद में सनत जयसूर्या। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से दिखाया हुआ है कि कितने ज्यादा कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं। ग्राफ को दूर से देखते ही आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ ये इसका डाटा है। ओके, तो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ग्राफ प्रेजेंटेशन किया जाता है अपनी गति में भी इससे, जैसे कि स्पीड ज्ञात करनी हो तो उसे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सेलरेशन यानी त्वरण ज्ञात करना हो तो भी ज्ञात किया जा सकता है। देखते हैं इस ग्राफ में खिलाड़ियों के टेस्ट मैचों का जो है वो ग्राफ दिया गया है, टेस्ट मैच कितने खेले हुए निरूपित किया गया है। इसी प्रकार किसी वस्तु की गति को भी ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि गति को कैसे निरूपित किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है इस जगह पे। ओके, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। इधर की साइड में टाइम बढ़ने वाला है और इधर की साइड में दूरी बढ़ने वाली है। ओके, ये दूरी है, इतना ध्यान रखना, ये दूरी है। वस्तु ने चलना शुरू किया, टाइम बढ़ा, एक सेकंड हुआ, उसने अपना 10 मीटर दूरी तय कर ली। टाइम बढ़ा, टाइम 2 सेकंड हुआ, उसने तब तक 20 मीटर की दूरी तय कर ली। टाइम बढ़ा, टाइम 3 सेकंड हुआ, तब उसने 30 मीटर की दूरी तय कर ली। इस तरीके से उसकी इस साइड में क्या बढ़ती जा रही है दूरी, और इस साइड में क्या बढ़ता जा रहा है, उसका टाइम बढ़ता जा रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ये हो गया। ओके, ये आप ग्राफ में कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपके लिए ग्राफ में ऐसा दिया जाता है, डाटा दिया जाता है कि टी और उधर की साइड में डिस्टेंस, बोले टाइम बराबर 0 पे डिस्टेंस 0 है। टाइम अगर 1 सेकंड हुआ और डिस्टेंस 10 मीटर दे दी, वहाँ पे 2 सेकंड हुआ डिस्टेंस 20 मीटर दे दी, 3 सेकंड हुआ 30 मीटर दे दी। इसे चेंज भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं। समय के हिसाब से यहाँ पे जो स्पीड जो वो दूरी जो है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे 80 मीटर कर दिया गया। इस तरीके से वहाँ पे आपको डाटा दे दिया जाता है और आपको उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है। वैसे मैथ का अपना पूरा टॉपिक होता है ग्राफ वाला, बट यहाँ पे हम स्पीड और अपना वो वेलोसिटी और अपना एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, एक ग्राफ के माध्यम से दो चरों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। दो चर कौन कौन से हुआ, यहाँ पे इस साइड में डिस्टेंस हुआ, इधर साइड में टाइम हुआ। तो स्पीड का आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये सूत्र होता है। तो अगर आपको चाल निकालनी है किसी भी जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे आपको उस गाड़ी की चाल निकालनी है, इस जगह पे इस बिंदु पे उस गाड़ी की चाल निकालनी है, तो आपको क्या करना है, दूरी कौन सी है, ये वाली, यानी यहाँ से इस जगह से ये लंबाई, इतनी दूरी उसने तय कर ली दूरी। और समय कौन सा है, इस जगह से यहाँ वाला, ठीक है, 4 सेकंड, और दूरी उसने 40 सेकंड कर ली। तो 40 मीटर है। ओके, 40 मीटर उसने दूरी तय कर ली और समय कितना हुआ, 4 सेकंड। तो उसकी जो गति निकल के आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की निकल के आ जाएगी। ओके, चेंज भी होती रहती है। अगर इसमें तेज गति से चलते हैं, 1 सेकंड में यहाँ पे दोबारा से ट्राई करता हूँ। अगर ये तेज गति से चलती गाड़ी, मतलब इसका जो स्पीड जो होती है वो चेंज होती, तो वो इस तरीके से जाती, इस तरीके से जाती गाड़ी, इस तरीके से। उसमें क्या है कि कम समय में समय कम जा रहा है और दूरी जाए वो अधिक तय की जा रही है। ओके, तो वहां पे इस तरीके का ग्राफ आता। अगर गाड़ी स्लो चलती तो समय तो अधिक लग रहा है और दूरी जो कम तय कर रही है, तो वो ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता। ओके, और यूनिफॉर्म रूप से नॉन यूनिफॉर्म रूप से चलती, मतलब चेंज होती रहती है उसकी गति, तो वो इस तरीके से भी चल सकती थी, इस तरीके से भी हो सकती थी गाड़ी की, ठीक है, इस तरीके से भी चल सकती है। तो ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या स्पीड है। ओके,
किसी वस्तु का डिस्टेंस टाइम ग्राफ उस वस्तु की गति का निर्धारण में उपयोग लिया जा सकता है। अगर आपको किसी ने डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ दे दिया तो आप उसका स्पीड निकाल सकते हो। ओके, अच्छा ऐसे देखिए पार्किंग में कोई गाड़ियां खड़ी है इस तरीके से, तो क्या उसकी डिस्टेंस में चेंज होगा? भाई टी बराबर 0 पे भी वही है, टी बराबर 10 सेकंड बाद में भी वही है, टी बराबर 40 सेकंड बाद, 2 घंटे बाद भी वही है। तो उनके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ये टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या? नहीं, डिस्टेंस इस जगह पे रखी हुई है तो वो गाड़ी वहीं रहेगी। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वो डिस्टेंस ऊपर या नीचे नहीं हो रही है। ओके, तो डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, तो वो जो रेखा सीधी हो गई इसका मतलब क्या है? वस्तु स्थायी रूप से रखी हुई है यानी रेस्ट में है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। एनी ऑब्जेक्ट at rest will have no distance travel with change of the time, thus a straight line is obtained parallel to x axis। ओके, समय के साथ गाड़ी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये एग्जांपल है एक समान गति असमान गति का ग्राफीय निरूपण। अगर गाड़ी एक समान गति से जा रही है तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा सीधा सीधा। जितना एक्चुअली में जितना समय है उतना ही उसके हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रही है। मतलब 1 सेकंड में इतना चला, अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चला, अगले 1 सेकंड में उतना ही चला। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है यानी कार जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस तरीके का भी बन सकता है। शुरुआत में धीमी चल रही है, उसके बाद में तेज पकड़ लेता है, हो सकता है उसके बाद में ब्रेक लगाने के बाद में धीमा हो जाए, उसके बाद में धीमा हो जाए, इस तरीके से हो जाए। ठीक है, इस तरीके से वो ग्राफ वहाँ चलता रहेगा। ओके, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वाला और ये हो गया यूनिफॉर्म वाला जो है वो स्पीड में चेंज होता है। ओके, दूरी समय के ग्राफ के माध्यम से गति कैसे ज्ञात करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर यहाँ पे आपको गति ज्ञात करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस क्या हुई? इस जगह से लेके इस जगह तक की दूरी यानी ए से लेके बी तक की दूरी जो है वो डिस्टेंस हो गई। ओके, और टाइम क्या हुआ? ओ से लेके बी तक वाला टाइम हो गया। ए से बी तक का जो डिस्टेंस हो गई और ओ से बी वाला टाइम हो गया। ओके, और निकाल दीजिए सूत्र के हिसाब से। यहाँ पे दिया होगा कि यहाँ पे 50 मीटर चल चुका है और बी पे यहाँ पे दिया होगा सिर्फ यहाँ पे 4 सेकंड चली है, 4 मिनट चली है। ठीक है, तो 50 में अपॉन 4 का भाग दे देंगे तो आप निकल के आ जाएगा कि कितना मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो गाड़ी जो चल रही है। ओके, मिनट में दिया है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लें, हमेशा ध्यान रखना। मिनट में दिया है तो उसे 60 का गुणा करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, त्वरण क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताया, वेग में परिवर्तन की दर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रूप में इसे निरूपित किया जाता है। वेग में परिवर्तन, तो एक साइड में वेग यूज करेंगे, दूसरी साइड में टाइम यूज करेंगे। ओके, अगर त्वरण एक समान है तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, त्वरण जो है वो एक समान आ रहा है तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे कि यहाँ पे हमें त्वरण निकालना है पॉइंट पी पे, तो इस जगह पे हम क्या निकालेंगे? चेंज इन द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो गया यहाँ तक, यानी ये वेलोसिटी में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, और टाइम कितना लगा है इसका हम भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे विस्थापन आता है। अगर आपको विस्थापन याद करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है वस्तु का, ठीक है, या कितनी दूरी तय की जा चुकी है, तो उसका सीधा तरीका है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये जो त्रिभुज बन के आ रहा है ये वाला, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का जो एरिया है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। त्रिभुज OPR का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन होता है। अब चूंकि ये इसमें एक समान है तो यहाँ पे आयताकार बना हुआ है तो इस आयत का भी आधा हिस्सा ले लेंगे तो वो भी त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। ओके, तो विस्थापन अगर ज्ञात करना है तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें कुल मिला के विस्थापन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। कुछ और ग्राफ हैं उन्हें भी समझने की कोशिश कर लीजिए आप अपने हिसाब से, एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन्हें भी आप ट्राई करना खुद से। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। देखो, अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन में, तुरंत नो चेंज है तो, और उसकी वेलोसिटी क्या है? फिक्स है। ओके, तुरंत में नो चेंज है और वेलोसिटी फिक्स है तो इस तरीके का ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी एक समान गति से त्वरण में चेंज आ रहा है तो इस तरीके की सीधी रेखा वाली की जो है वो अपना ग्राफ बन जाएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, तो इस तरीके से आ सकता है त्वरण। ओके, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और अगर नेगेटिव है तो समय के साथ में वेग में कमी आ रही है। पहले वेग ज़्यादा था, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद में 8 मीटर पर सेकंड आया, उसके बाद 6 मीटर, और धीरे धीरे टाइम पे यहाँ पे आते 0 भी हो सकता है। तो अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण नेगेटिव है तो इस तरीके का उल्टा ग्राफ आ जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बन के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, खुद से ट्राई करना। द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट d विद टाइम t इन द केस ऑफ द particle falling freely under gravity from rest is correctly shown in the।
अगर कोई ऊपर से वस्तु को हम नीचे गिराएं, ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आने वाले हैं, कौन सा ग्राफ वहां पे दिखने वाला है। अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु, ये पेन गिराते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, काफी ऊंची 10 मंजिला बिल्डिंग से गिराते हैं, तो धीरे धीरे उसमें क्या क्या चेंज आने वाला है और कौन सा इसमें से ग्राफ बनने वाला है। ओके, देखिए ये जो ग्राफ है वो डिस्टेंस अपॉन इनटू टाइम वाला है, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच वाला है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का मतलब स्पीड में क्या चेंज उसमें होने वाला है। जब हम ऊपर से नीचे की साइड में आते हैं तो वहां पे एक फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसका त्वरण होता है। उसके कारण ऊपर से नीचे आने पर वस्तु का वेग जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। शुरुआत में कम वेग रहेगा, अगले सेकंड और बढ़ जाएगा, और उससे अगले सेकंड और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें त्वरण जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें से ये वाला ग्राफ परफेक्ट लगेगा। ओके, शुरुआत में वेग कम है, धीरे धीरे वेग बढ़ता जाएगा और इस तरीके से ये वेग होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ग्राफ इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से फ्रीली छोड़ देते हैं तो उसका डिस्टेंस एंड टाइम का जो ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट दी वन डायमेंशन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वन डायमेंशन एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का तो मैं काफी बार बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म अगर मोशन हो रहा है किसी वस्तु का, एक ही दिशा में फिक्स गति से मोशन होता जा रहा है, तो उसका ये वाला ग्राफ हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, उसकी जो स्पीड है वो इसमें जो निकल के आएगी वो फिक्स निकल के आ जाएगी, बी एक परमानेंट मार्क निकल के आ जाएगा, क्योंकि डी अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है और जितना समय चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा था। तो यूनिफॉर्म जैसे ही एक समान की बात आ जाती है तो उसमें ग्राफ कैसा निकल के आता है, इस तरीके का। अगर हम अनयूनिफॉर्म की बात करते तो उसमें जो ग्राफ निकल के आता वो इस तरीके से निकल के आ सकता था, या कुछ ऐसे चेंज होता रहा। यूनिफॉर्म की अगर बात की जाए तो ग्राफ जो है टाइम बराबर 0 से एंड इस तरीके से यूनिफॉर्म वाला ग्राफ निकल के आएगा। ओके, तो ये पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना फोर्स है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।